आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि अभी तक हम लोग देख रहे थे कि दिल्ली सल्तनत पे अब सैयद वंश आ चुका था और उसका पहला शासक बनता है खिज्र खां। दोस्तों, सैयद वंश दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत चौथा शासन है और जिसके स्थापक थे खिज्र खां। 1421 में खिज्र खां जब मृत्युशैया पे थे, उसी समय उन्होंने अपने पुत्र मुबारक शाह, जो कि योग्य व्यक्ति भी था, उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। 1421 में ही खिज्र खां की मृत्यु के बाद दिल्ली दरबारी सरदारों ने मुबारक शाह को खिज्र खां की इच्छानुसार राज्य व्यवस्था सौंप दी, यानी मुबारक शाह को बना दिया दिल्ली सल्तनत का सुल्तान या सैयद वंश का दूसरा सुल्तान। दोस्तों, मुबारक शाह ने अपनी योग्यता का परिचय दिया और उसने भी अव्यवस्थित शासन व्यवस्था को सुधारने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान किए। कई आक्रमणों को उसने समाप्त किया, विद्रोहों को दबाया और इसी में उसका भी शासन समाप्त होता है। यानी शासन की दृष्टि से बहुत बेहतर काम तो मुबारक शाह भी नहीं कर पाया, लेकिन तुगलक वंश से विरासत में मिली हुई अव्यवस्था को सुधारने में वो भी लगा रहा अपने पिता की भांति। दोस्तों, मुबारक शाह ने एक बहुत ही बेहतर कार्य किया था कि उसने विद्वानों को अपने यहाँ आश्रय दिया था, अपने दरबार में शरण दी हुई थी, जिसमें से एक प्रमुख नाम था याहिया बिन अहमद सरहिंदी का। उनकी लिखी हुई पुस्तक तारीख़ मुबारक शाही मुबारक शाह को ही समर्पित थी। और दोस्तों, ये पुस्तक आज भी सैयद वंश के इतिहास के लिए एक इंसाइक्लोपीडिया का काम करती है। यानी सैयद वंश का इतिहास विवरण तारीख़ मुबारक शाही से बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से प्राप्त होता है, बहुत ही बेहतर तरीके से प्राप्त होता है। न सिर्फ मुबारक शाह का जिक्र है इसमें, बल्कि उस समय के सैयद वंश के अन्य सुल्तानों का भी इसमें बहुत बेहतर जिक्र किया गया है। तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी की लेखनी ने इतिहास में एक प्रभावशाली भूमिका निभाई और हमें जानकारी दी सैयद वंश की। दूसरी तरफ दोस्तों, मुबारक शाह को एक उदारवादी सुल्तान भी माना जाता है दिल्ली सल्तनत की दृष्टि से। मुबारक शाह ने काफ़ी हिंदू सरदारों को अपने दरबार में शरण दी हुई थी, यानी हिंदुओं को भी उसने सरदार बनाया हुआ था। और न सिर्फ शरण दी हुई थी, बल्कि उनके अधिकार भी काफ़ी बेहतर थे। इसके चलते वो बहुत शक्तिशाली होते जा रहे थे। नतीजा ये हुआ कि दिल्ली दरबारी सरदारों में आपस में मतभेद फिर उजागर होने लगे और हिंदुस्तानी सरदार और अफ़गानी और तुर्की सरदार फिर आपस में वर्चस्व के लिए भिड़ने लगे थे। इसका परिणाम भी मुबारक शाह को आगे चल के भुगतना पड़ता है। दोस्तों, जब मुबारक शाह अपने द्वारा बनाए गए नगर मुबारकाबाद को देखने के लिए या उसका निरीक्षण करने के लिए गया हुआ था, तो उसी बीच उसका वजीर मौका पाके, जिसका नाम सरवर उल मुल्क था, उसने मौका पाके मुबारक शाह की हत्या कर दी। 1434 में ही मुबारक शाह समाप्त हो गया। हालांकि ये एक योग्य सुल्तान था, लेकिन शासन व्यवस्था की दृष्टि से उस समय कार्य करना इसलिए भी संभव नहीं हो रहा था क्योंकि शासन व्यवस्था बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित हो चुकी थी। नए नए राजवंश स्थापित हो चुके थे और बार बार उन राजवंशों के जो सुल्तान थे वो निरंतर आक्रमण कर रहे थे दिल्ली सल्तनत पे। उसको बचाना ही बहुत महत्वपूर्ण कार्य था उस समय का। इसलिए मुबारक शाह के हिस्से में भी शासन व्यवस्था की दृष्टि से कुछ खास नहीं आता है दोस्तों, लेकिन इतिहास मानता है कि मुबारक शाह को भी एक बेहतर सुल्तान मानना चाहिए और वो योग्य भी था, इस लायक भी था, और सैयद वंश में उसका नाम महत्वपूर्ण सुल्तानों में लिया जाता है। तो दोस्तों, 1434 में मुबारक शाह समाप्त हो जाता है और इसका भतीजा तीसरा सुल्तान बनता है सैयद वंश का, जिसे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों।